नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है ग्लोब का गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना। ठीक, पृथ्वी सामान्यतः आप अपने दादा लोग से पूछेंगे कि बोलेंगे हमारे टाइम में तो यार इतनी गर्मी नहीं होती थी। अभी जो पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है ना, औद्योगिक क्रांति के बाद से वो लगातार बढ़ रहा है, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मतलब इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, वैश्विक तापन बोलते हैं, अलग अलग चीज़ बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी? ग्रीन हाउस गैस मतलब ऐसी गैसें जो पृथ्वी को गर्म रखती हैं। देखिए एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ यहीं पे कि अगर पृथ्वी ना ग्रीन हाउस गैसें ना रहें तो हमारा जीवन भी मुश्किल है। जैसे चंद्रमा है, वहाँ ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मंगल में नहीं है, तो दिन में तो सूर्य की किरणें जाती हैं, लेकिन रात में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, अब आप दिन में तो सूर्य की किरणें वहाँ पहुँची, अब ये मान लो मंगल है, यहाँ किरणें पहुँची, दिन भर ये बहुत गर्म हो जाता है और रात को किरणें सब निकल जाती हैं तो ये बहुत ठंडा हो जाता है, तो जीवन मुश्किल हो जाता है। लेकिन पृथ्वी में क्या है, दिन में ये किरणें आती हैं और ये जो ग्रीन हाउस गैस है ना, ये किरणों को जाने नहीं देता, ट्रैप्ड कर लेता है, रोक लेता है, जिससे रात में भी पृथ्वी ठंडी नहीं होती, जिसके कारण जीवन संभव है। लेकिन जब ये गैसें ज़्यादा हो जाती हैं ना, तो ये ज़्यादा सूर्य की उष्मा को रोकती हैं और जब ज़्यादा रोकती हैं तो पृथ्वी और गर्म होने लगती है। गर्म होती है तो बर्फ़ पिघलने लगता है, बर्फ़ पिघलता है तो समुद्र का स्तर बढ़ता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो गैस कौन कौन सी वो हमको पता रहना चाहिए। पहले तो है वाटर वेपर, जिसको बोलते हैं जल वाष्प, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। फिर अब वाटर वेपर को तो आप ख़त्म कर नहीं सकते। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस, सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाती है ग्रीन हाउस, पृथ्वी को गर्म करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। फिर एक CH4 है जो मीथेन कहलाती है। फिर N2O है जो नाइट्रस ऑक्साइड है। इसके अलावा फ्लोरीन जिनमें होता है, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, SF6, ये ग्रीन हाउस गैस हैं। मतलब एक सवाल ये आ सकता है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC, PFC, SF6। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। फिर एक कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, मतलब कौन सी गैस कितना उसका पोटेंशियल है गर्म करने का। तो ये मान लें कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पोटेंशियल 1 है, मान लीजिए तो इतनी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 यूनिट गर्म करती है तो उतने ही CH4 ज़्यादा गर्म करती है, उतने ही N2O और ज़्यादा गर्म कर सकती है पृथ्वी को, उतने ही HFC और ज़्यादा कर सकती है, उससे ज़्यादा PFC की वैल्यू होती है और सबसे ज़्यादा SF6 की होती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। सबसे कम CO2, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, फिर SF6। ग्रीन हाउस गैस इमिशन कहाँ से होता है? एक तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट से होता है 25% करीब, कृषि से होता है 20%, उद्योगों से होता है 18%। फिर ये सम्मेलन आ सकते हैं इन्वायरमेंट में। पहला तो है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972 में, ये आप ध्यान रखिएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। इसको बोलते हैं UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, मतलब मानव और पर्यावरण पे सम्मेलन। इसी सम्मेलन में UNEP का गठन हुआ। ठीक, फिर 1987 में एक ब्रूटालैंड आयोग बना था पहले, उसकी रिपोर्ट आई जो बोली कि सतत विकास होना चाहिए, और इसी के आधार पे फिर 1992 में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ। तो ये सम्मेलन याद रखना कि 72 में स्टॉकहोम, 92 में रियो डी जेनेरियो। इसको बोलते हैं UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास के बारे में UN का कॉन्फ्रेंस। इसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं, जिसमें 3 मेन चीज़ आई। एजेंडा 21, एजेंडा 21 का मतलब है 21वीं सदी का क्या एजेंडा होगा, दूसरा फॉरेस्ट प्रिंसिपल, और तीसरा रियो डिक्लेरेशन, जिसमें 27 सिद्धांत आए। ठीक, एजेंडा 21, फॉरेस्ट प्रिंसिपल और रियो डिक्लेरेशन। 3 संस्थाएं भी बनी। कौन कौन सी बनी 3 संस्थाएं? ये UNCBD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये क्लाइमेट चेंज के बारे में, और ये कम्बेट डेजर्टिफिकेशन, मतलब मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। फिर 2000 में हम लोग मिलेनियल समिट किए और 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए। फिर 2002 में जोहान्सबर्ग में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई। 2012 में रियो+20 हुआ, 20 साल हो गए थे रियो को। 2015 में
17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए गए जिसको 2030 तक करना था। वो जो 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे वो 15 साल के लिए थे, 15 साल बाद फिर 17 कर दिए। फिर कुछ इन्वायरमेंट कन्वेंशन प्रोटोकॉल हैं, जैसे रामसर कन्वेंशन जो 1971 में आई है, वेटलैंड के लिए है, आर्द्र भूमि के लिए है। ओजोन के लिए 2 आए, एक वीना कन्वेंशन 1985 में और इसी से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। इसको याद आप ऐसे कर सकते हो कि मॉन्ट्रियल लिखोगे MO तो O से ओजोन, ठीक, ऐसे सोच सकते हो। ओजोन तो आपको पता होगा ना कैसे ओजोन, ओजोन क्या है, ऐसा छेद नहीं हो रहा है, कई लोग बोलते हैं छेद हो रहा है, जैसे ये पृथ्वी है मान लीजिए अपनी, तो ओजोन की ना लेयर है समताप मंडल में, समताप मंडल में तो ये लेयर ना थोड़ी सी पतली हो रही, तो ओजोन यहाँ तक आ जाती है कभी कभी और वो हमको नुकसान पहुँचाती है। क्लाइमेट के लिए क्या क्या हुए, तो एक COP3 हुआ 97 में, इसी को क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। COP8 हुआ 2002 में दिल्ली में। COP21 2015 पेरिस में। फिर COP24 18 कोटाविस में। COP25 19 मैड्रिड में। COP26 ग्लासगो 21 में। COP27 शर्म शेख 2022 में। COP28 दुबई में 2023 में। किगाली अमेंडमेंट एक आया 2016 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बदलाव करता है। किगाली अमेंडमेंट ध्यान रखना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। कुछ कन्वेंशन है जैसे मिनीमाता कन्वेंशन मरकरी के लिए है। रोटरडेन कन्वेंशन हेजार्डस केमिकल और पेस्टिसाइड के लिए है, पहले से बताने के लिए, उनको पहले से बता दो कि भाई हम भेजने वाले हैं। फिर बेसल कन्वेंशन है ट्रांसबाउंड्री खतरनाक वेस्ट के लिए। कार्टिजेना और नागोया है जैव विविधता के लिए, इंपॉर्टेंट है कार्टिजेना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता के लिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन है POP के लिए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए। बॉन कन्वेंशन है माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए, माइग्रेटरी मतलब जैसे जो भारत से मान लो रूस चलती उनके लिए। और एक साइट्स है जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। ओजोन डिप्लीशन है जिसको हम नापते हैं डॉप्सन यूनिट में, ये भी पूछ सकता है किस यूनिट में नापते हैं, तो डॉप्सन यूनिट में। ये रे आती है अल्ट्रावायलेट और ये जो है पृथ्वी में आती है जो हमारे लिए हानिकारक है। क्या क्या ओजोन डिप्लीशन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स और मिथाइल ब्रोमाइड, ये जो है ओजोन को डिप्लीट करते हैं। 2 ओजोन होती हैं, एक अभी मैं बोला जो समताप मंडल में है ना वो हमारे लिए अच्छी होती है, गुड ओजोन, जो रोकती है पराबैंगनी किरणों को, ठीक। और अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे ये क्यों छेद हो रहा है, एक तो पोलर वर्टेक्स बनती है और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होते हैं जिसके कारण अंटार्कटिका के ऊपर छेद हो रहा है। और जो पास में रहती है ना, क्षोभ मंडल हमारे सबसे पास का मंडल है, फिर समताप मंडल है। तो क्षोभ मंडल में जो ओजोन है वो NOx के साथ मिलके वो बनाती है, क्या बोलते हैं, प्रदूषक बनाती है, इसलिए वो हमारे लिए नुकसानदेह है। फिर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, क्या क्या सब्सटेंस है जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब पदार्थ ओजोन को डिप्लीट करते हैं। एक चीज़ है एसिड रेन, एसिड रेन मतलब होता है कि पानी के साथ अम्ल वर्षा, पानी के साथ अम्ल जब गिरता है क्या होता है कि जैसे आप यहाँ अपन यूज़ किए फैक्ट्री बाकी चीज़ में तो वहाँ से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड निकली, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकली, वो जाके ऊपर पानी में मिलती, पानी बादल में रहता है, तो H2O जब सल्फर डाइऑक्साइड मिलके H2SO4 बना लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड HNO3 बना लेती है और ये आके पानी में अम्ल बन जाता है। और अम्ल जो है यहाँ जैसे ताजमहल है, बाकी इमारत है, उनको खतरा होता है अम्ल वर्षा से। फिर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो COP21 पेरिस में बना, भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से, हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम है। और 1000 स्ट्रेटजी मतलब 1000 गीगावाट लाने की इसकी स्ट्रेटजी। बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं इंडिया में, तो जैसे कोल डेजर्ट हिमाचल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कच्छ गुजरात में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, मानस जो है असम में है, दिहांग दिगाम अरुणाचल में है, नोक्रेक मेघालय में है, सुंदरवन बंगाल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, शेषाचलम आंध्रा में है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, अगस्त्यमला तमिलनाडु केरल में है, नीलगिरी कर्नाटक में है, चाणकमार छत्तीसगढ़ MP में है, पचमढ़ी MP में है। तो ये मेन बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 71 में यूनेस्को ने बैन एंड बायोस्फीयर प्लान चालू किया।
पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी में बना 1986 में, आखिरी बना पन्ना 2011 में। अगर बड़ा पूछोगे तो सबसे बड़ा कच्छ की खाड़ी और सबसे छोटा डिब्रू साइखोवा है जो असम में है। इसमें 3 एरिया होते हैं, एक को बोलते हैं बीच वाला कोर एरिया, फिर ये बफर एरिया और ये ट्रांजिशन एरिया। जैव विविधता सबसे पहले टर्म दिया वाल्टर जी रोजेन ने, रोजेन, रोज से याद कर ला, मेरे नाम से याद रखना राजन रोजेन। 3 प्रकार की जैव विविधता होती, अनुवांशिक, प्रजाति और परितंत्र। अनुवांशिक मतलब जैसे आम से समझ लो, अनुवांशिक जेनेटिक मतलब लंगड़ा आम, चौसा आम, दशहरी आम अनुवांशिक है। प्रजाति मतलब आम, जामुन, बिही, ये प्रजाति अलग अलग है। परितंत्र मतलब रेगिस्तानी, समुद्री आम, ये सब परितंत्री। मापन 3 प्रकार से, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये जैव विविधता हो गई। तो ये पर्यावरण से रिलेटेड जो मेन फैक्ट हैं उनकी हम लोग चर्चा किए। आगे भी हम लोग वीडियो लाते रहेंगे जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड हेल्प कर सके। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।